इक्विलिब्रियम का वाहिद चैप्टर है जिसमें से 2-3 एमसीक्यूज पक्के आते हैं, तो इसे आप इग्नोर नहीं कर सकते। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इजी चैप्टर है। हम स्टार्ट करते हैं इक्विलिब्रियम से। ये पहले सेशन में भी मैं पढ़ा चुका हूं, अब ये दोबारा से पढ़ा रहा हूं। इक्विलिब्रियम क्या होता है? फिजिक्स में इक्विलिब्रियम कुछ और होता है, केमिस्ट्री में कुछ और होता है। अब इक्विलिब्रियम की भी 2 टाइप्स होती है हमारे पास। कौन कौन सी? एक होती है स्टैटिक इक्विलिब्रियम, एक डायनामिक। एक डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है। स्टैटिक क्या होता है? स्टैटिक का लफ्जी मतलब समझने की कोशिश करते हैं। स्टैटिक का मतलब होता है साकिन चीज। साकिन का क्या मतलब है कि एक चीज जनाब वहीं पे खड़ी रहेगी। क्यों खड़ी रहेगी? क्योंकि उसके ऊपर अमल करने वाली तमाम फोर्सेस क्या हैं? इक्वल है। समझ आ रही है? रिजल्टेंट उनका क्या होगा? जीरो होगा। मिसाल के तौर पर आपके पास एक बिल्डिंग होती है, इसके ऊपर यहां से फोर्स लग रही है, ऊपर से लग रही है, नीचे से लग रही है, इधर से लग रही है, यानी ये टोटल फोर्सेस क्या हो जाएंगी? इसके ऊपर जीरो हो जाएंगी। ठीक है, तो मतलब हमें ये पता चल गया स्टैटिक इक्विलिब्रियम वो चीज होती है जो फर्दर प्रोड्यूस ना करे कोई चीज, मतलब वो अपनी पोजीशन पर ही रहे, वहां से वो चेंज ना हो सके। ठीक है। अब डायनामिक का मतलब समझते हैं। मुतहर्रिक किसे कहते हैं? मुतहर्रिक का मतलब क्या होता है? वो चीज जो साकिन ना हो, कि मतलब ये रुके ना, वो सिस्टम जो रुके ना। जब एक रिएक्शन स्टॉप नहीं होता लेकिन उसका फॉरवर्ड का रेट किसके इक्वल हो जाए? रिवर्स के, तब हम क्या कहेंगे? डायनामिक इक्विलिब्रियम आ गया। डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या है? कि जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, तब हम क्या कहेंगे? कौन सा इक्विलिब्रियम आ गया? डायनामिक। अब ये रिएक्शन स्टॉप नहीं होता, ठीक है, लेकिन इनका रेट इक्वल हो जाता है। मतलब क्या है? ये रिएक्टेंट थे, ये प्रोडक्ट बना रहे हैं। जितने रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जा रहे हैं उतने ही प्रोडक्ट किस में जा रहे होंगे? रिएक्टेंट में। ठीक है, तो मतलब कहने का अगर 10 रिएक्टेंट जा रहे थे तो 10 ही वापस आ जाएंगे। देखिए रिएक्शन रुका नहीं है, लेकिन रेट क्या हो गया? सेम हो गया, इक्वल हो गया। अब एक बात जो लोगों को कंफ्यूज करती कि इक्विलिब्रियम की हालत में कंसंट्रेशन इक्वल होगी या नहीं, तो याद रख ले, पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन प्रोडक्ट के इक्वल हो भी सकती है और नहीं भी, ये डिपेंड नहीं करती। लेकिन इक्विलिब्रियम की हालत में ये कंडीशन सेटिस्फाइड होना जरूरी है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके इक्वल हो जाए? रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के। ठीक है। और इक्विलिब्रियम जब भी आता है याद रखिएगा एक क्लोज कंटेनर में आता है, और रिवर्सिबल रिएक्शन शो करवाते हैं। क्यों? क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन ही वो रिएक्शन है जिनका रेट फॉरवर्ड और रिवर्स इक्वल हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये रिएक्शन 100% कंप्लीट नहीं होते, ये बात याद रख लें। ठीक है, यही वो रिएक्शन है जो 100% कंप्लीट नहीं होते। अब एक एग्जांपल करते रिवर्सिबल रिएक्शन की। आपने बताना है कि कौन सा रिवर्सिबल रिएक्शन है। हाँ जी, इनमें से कौन सा रिवर्सिबल रिएक्शन है? या तीनों हैं या ऑल हैं जी? सर थर्ड वन। जो पहले ये समझ चुके हैं ना पहले सेशन में, वो अब ना बताएं, दूसरों को ना थोड़ा सा मौका दे सीखने का। फोर्थ रिएक्शन भी लगाते हैं हम। हाँ जी, अब बताएं कौन सा है जी? इनमें से कौन कौन सा रिवर्सिबल रिएक्शन है बताएं। हाइड्रोजन आयोडाइड फर्स्ट, जी फर्स्ट, अमोनिया। अमोनिया सेकंड,
इनमें मुझे नंबरिंग बताएं कौन सा है पहले वाला, कौन 1 कौन 4 1 4, ठीक है, और कोई बताएं। 2 वाला नहीं है, बाकी सारे हैं। 2 वाला नहीं है, वन बाकी सारे हैं। हाँ जी, और कौन है? वन 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 है रिवर्सिबल, शब्बीर बता रहे हैं 1 है। और और 3 है सर सर। 3 नहीं और होगा, 3 वाला भी है। हाँ जी 3 वाला भी है, 1 वाला भी है, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं, मोस्टली लोगों ने गलत आंसर दिया, जितनों ने भी दिया गलत दिया है। रिवर्सिबल रिएक्शन आपने ये नहीं देखना कि एरो लगी हुई तो रिवर्सिबल होगा। रिवर्सिबल के लिए ये जरूरी है क्लोज कंटेनर हो। क्लोज कंटेनर का मतलब क्या है? कंडीशन क्या होनी चाहिए? फॉरवर्ड के लिए टेम्परेचर सेम, सेम हो और बैकवर्ड के लिए भी क्या हो? सेम हो। अब बताएं कौन सा रिवर्सिबल है, 3rd वाला और 4th वाला? बाकी कोई रिवर्सिबल नहीं है। आपने सेम एरो का पता कैसे चलेगा कि क्लोज कंटेनर के अंदर है? ये रिवर्सिबल इक्विलिब्रियम जब भी होता है वो ऑलवेज क्लोज कंटेनर में अचीव होता है, याद रखें, ठीक है। तो ये आपने टेम्परेचर से देख के बताया? मैंने बताया कंडीशन सेम है, देखिए फॉरवर्ड के लिए भी 30 रखी हुई है, बैकवर्ड के लिए भी 30 है। समझ आ रही बात की? तो इक्विलिब्रियम तब ऑब्टेन होता है जब फॉरवर्ड की कंडीशन भी सेम हो और बैकवर्ड की भी सेम हो। वो रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं जिनमें फॉरवर्ड की कंडीशन भी क्या हो, सेम, और बैकवर्ड की कंडीशन भी क्या हो, सेम हो। समझ आ रही बात की या नहीं आ रही? जी समझ आ गई। तो अब कंफ्यूजन नहीं करनी, क्योंकि मुझे पता था ये आप लोग को नहीं आता। जिन्हें मैंने पहले बता दिया था उन्होंने फौरी जवाब दे दिया था कि जी 3rd वाला होगा। तो इसलिए मैंने कहा है कि जी जिसमें कंडीशन सेम हो फॉरवर्ड की और बैकवर्ड, इक्विलिब्रियम तभी आएगा जब फॉरवर्ड के लिए कंडीशन सेम हो और बैकवर्ड के लिए भी सेम हो। क्लियर है ये पॉइंट? सर जी सर। टेम्परेचर ना दिया हुआ हो तो सिंपल एरो की मदद से बता देंगे रिवर्सिबल है। यहाँ तो मैंने आपको कंडीशन ऐसी प्रोवाइड कर दी थी कि आप मजबूर हो जाएंगे कि पहले को भी कहने के लिए, ठीक है। तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन था जी, कि जिसमें कंडीशन फॉरवर्ड की और बैकवर्ड की सेम होनी चाहिए। तो दूसरी बात हमारे पास इरिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल वो रिएक्शन होते हैं आपके पास जो 100% कंप्लीट हो जाते हैं और इनमें कोई इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट नहीं करता, नो इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है जी। एग्जाम्पल बहुत सी हैं इनकी, जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन, CO2, कुछ हीट रिलीज हो जाएगी, ये क्या है? इरिवर्सिबल रिएक्शन की एग्जांपल है, और बहुत सी एग्जांपल है, ठीक है। तो अब हम कुछ ग्राफ्स को देखते हैं जी। सर जी जी सर अगर एरो ना दिए हों तो ये बताया गया हो कि रिएक्टेंट्स दिए हैं, प्रोडक्ट्स दिए हैं, तो हम बता सकते हैं कि इनमें से रिवर्सिबल कौन सा होगा? एरो ना दिए हो, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दिए हो सिर्फ, आप बेसिकली पेपर में अगर आपसे पूछा जाएगा तो एरो लाजमी दिए होंगे, अदरवाइज आप नहीं बता सकते, ठीक है। क्योंकि कंडीशंस आपको तब ही पता चलेगा ना कि एरो कौन सी रिवर्सिबल को शो करवा रही है। समझ आ रही बात की? जब जी आपको जी कोई उन्होंने क्लू ही नहीं दिया तो क्या पता इसे आपको वो 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर ले रहे हो और इसे 10 पर ले रहे हो, तो फिर तो रिवर्सिबल ना हुआ ना। जी। तो रिएक्टेंट देखकर आप रिवर्सिबल गैस नहीं कर सकते, कंडीशन देखकर आप गैस कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इनके कुछ ग्राफ हैं, आपने बताना है कौन सा ग्राफ ठीक है कौन सा गलत है। टाइम वर्सेस रेट ऑफ रिएक्शन, पहला ग्राफ। सेकंड ग्राफ हम देखने जा रहे हैं कि अपना ये बंद करें माइक, ठीक है। फर्स्ट सेकंड हम हमारे पास ये है, ये है हमारे पास कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। थर्ड ग्राफ मैं ऊपर बना रहा हूं सर,
रोर क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन है ये, ROR रेट ऑफ रिएक्शन है। ठीक है, थर्ड ग्राफ ऊपर बना रहा हूं। ये भी किसके दरमियान है? कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। अब बताएं तीनों ग्राफ में से कौन सा ठीक है? ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। जी बताएं कौन सा ठीक है? सर थर्ड। थर्ड ठीक है, फर्स्ट ठीक है, सी सेकंड थर्ड वाला। सी थर्ड वाला। बाकी भी तो ठीक है ना भाई, क्यों गलत कर रहे हैं आप? देखिए रेट ऑफ रिएक्शन। सर ये जी हाँ जी बोले। ऑल ऑल आर करेक्ट है यार, ये सब करेक्ट है। ठीक है, फर्स्ट में जो ये रेट लिखा है सर, ये रेट खाली रिएक्टेंट की लिखा है। ये आप ना यार अपना माइक थोड़ा सा करीब करके बात किया करें, वॉइस का इशू है आपके साथ ना थोड़ा सा। जी 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 पूछें। ये देखें पहले क्या है, टाइम के साथ साथ रेट क्या होता जाएगा? डिक्रीज होता जाएगा। रिएक्टेंट का, प्रोडक्ट का क्या होता जाएगा? इंक्रीज। एक वक्त आएगा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके इक्वल हो जाएगा? रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो ये सही ना हुआ ग्राफ? बताएं, ये जो लाइन कांस्टेंट को शो करवा रही है। हाँ जी समझ आई बात या नहीं आई? ठीक है, तो ये ग्राफ ठीक हो गया। अब दूसरा ग्राफ कि आपके पास कंसंट्रेशन है। देखिए पहले रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा थी, एक वक्त आया कम होती गई, कम, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करती गई। एक वक्त आया जब उनकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गई। ये देखे कांस्टेंट होगी, ये लाइन शो करवा रही कांस्टेंट होगी, इक्वल नहीं हुई। ठीक है, कांस्टेंट हो गई है, इक्वल नहीं हुई। मैं भी बताता हूँ कांस्टेंट इक्वल में डिफरेंस। और ये क्या बताता है ग्राफ के जनाबे वाली, आपका पहले कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की ज्यादा थी फिर कम होती गई, और इक्विलिब्रियम की हालत में कंसंट्रेशन इक्वल हो गई है रिएक्टेंट की प्रोडक्ट के। तो ग्राफ तो तीनों में इक्विलिब्रियम आ गया। तो जी बताएं तीनों ठीक ना हुए फिर? हाँ जी, ये तीनों ग्राफ ठीक है। किसी को समझ ना आई तो बताएं। सर ये पहले में हम रेट ऑफ रिएक्टेंट को खाली फिक्स किया हुआ है ना, ये रेट पाया ऑफ है। रेट ऑफ फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों रिएक्शन को डील किया हुआ है हमने। ये 10th की नहीं जो तो बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर और थर्ड फोर्थ पेज है उसमें। सर ये मैं समझ रहा हूँ कि ये मतलब दोनों जब इक्वल हो जाते हैं तो ठीक हो गया, लेकिन हम जब शो कर रहे हैं कि ग्राफ किस किस के दरमियान में है, हाँ तो जी टाइम ग्राफ। वर्सेस आपने ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन खाली फिक्स किया। अगर हम खाली रेट रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्शन का किसका होगा भाई? रेट ऑफ रिएक्शन होगा फॉरवर्ड का, ये देखें, और ये रिवर्स का, ये नीचे तब वाला ये ठीक रिवर्स होगा, है। ऊपर से रेट ऑफ ठीक है, ऊपर वाला क्या है? फॉरवर्ड। फॉरवर्ड का क्या होता जा रहा है? पहले तो बहुत ज्यादा था, ठीक है, फिर क्या होता जा रहा है? डिक्रीज होता जा रहा है। रिवर्स का क्या होता जाएगा? इंक्रीज होता जाएगा। समझ आ रही बात की? ठीक है, ठीक होगा। तो ये ग्राफ थे तीनों ठीक है। तो मतलब कहने का था एक और ग्राफ भी होता है कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। ये ग्राफ भी होता है, आपको बता दिए कंसंट्रेशन कांस्टेंट करनी है आपने, जिस तरह से भी कर दे ऐसे भी आ सकता है। ये देखिए ये शो करवा रही कंसंट्रेशन कांस्टेंट। इसमें एक चीज और भी आ जाती है, ये वो पॉइंट है जहां पे कंसंट्रेशन क्या होती है? इक्वल होती है। किसकी? रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन प्रोडक्ट के। लेकिन इक्वल होने के बाद वो कांस्टेंट हो जाती है। अब कांस्टेंट और इक्वल में क्या फर्क है ये समझते हैं। कांस्टेंट क्या चीज होती है? कांस्टेंट वो चीज होती है जो वक्त के साथ बदले ना, चेंज ना हो, विच कैन नॉट चेंज, जो सर चेंज ना इसको हो। स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहेंगे। ये डायनामिक इक्विलिब्रियम होगा आपके पास। कंसंट्रेशन चेंज नहीं हो रही लेकिन रेट तो चेंज हो रहा है ना।
रेट मतलब रेट तो इक्वल हो गया है फॉरवर्ड और रिवर्स का, ठीक है। कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाती है यहाँ पे। पॉइंट बता दें। ये अभी मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। विच कैन नॉट, कांस्टेंट क्या चीज होती है जो चेंज ना हो, विच कैन नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि लेट्स सपोज हमारा इक्विलिब्रियम आना है 1:2 पर, ठीक है। अब 1:2 का मतलब क्या है कि लेट्स सपोज आपका इक्विलिब्रियम आना है जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हो, 1 हो, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या हो, 2 हो। समझ आ रही बात की या नहीं आ रही जी? के एग्जाम्पल की मदद से हम समझ रहे कि आपका रिएक्टेंट की जो रेशियो है वो 1 हो और प्रोडक्ट की रेशियो क्या हो, 2 हो, तब इक्विलिब्रियम आएगा, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम लेट्स सपोज आपने जनाबे वाली ये कर दिए, अब इक्विलिब्रियम तो आएगा 1:2 पर, जो मर्जी चीज कर लें आप, लेकिन कंसंट्रेशन सेम क्या कब होगी, मतलब ये फिक्स हो गई है। इसका मतलब है कांस्टेंट रेशियो हो गई है कि जब तक 1:2 नहीं आएगी तब तक इक्विलिब्रियम नहीं आएगा। तो इसका मतलब कंसंट्रेशन हमारी कांस्टेंट है, ठीक है। लेकिन अगर कंसंट्रेशन में आपसे कहता कि जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन भी 2 हो जाए और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन भी 2 हो जाए, तब ये क्या होंगे, सेम होगी कंसंट्रेशन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या हुई है, कांस्टेंट हुई है। जी, इस बात की समझ आई या नहीं आई, बताएं जी, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो। सर ये सेम में कांस्टेंट भी तो हो सकती है। हाँ जी, कांस्टेंट हो सकती है, लेकिन डिफरेंस क्या है कि आपके पास सेम कब होगी। कुछ ग्राफ ऐसे जिनमें मैंने आपको बताया कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो रही है, कुछ में इक्वल होके कांस्टेंट होती है बाद में, ठीक है। तो कांस्टेंट का मतलब ये होता है कि चेंज नहीं होगी, इक्विलिब्रियम जिस रेशो पे आना है उसी पे आएगा, चाहे वो इक्वल हो या कोई और रेशो हो, ठीक है। हम ये समझते ये बहुत आसान है चैप्टर, आहिस्ता से आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा इक्विलिब्रियम। ये जो होता है ना, अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं हम। डायनामिक इक्विलिब्रियम की क्या खसूसियात है। डायनामिक इक्विलिब्रियम में रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके इक्वल हो जाता है, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के, ठीक है। और ये जो इक्विलिब्रियम होता है ये दोनों साइड से अचीव किया जा सकता है, फॉरवर्ड से भी और रिवर्स से भी। समझ आ रही बात की कि आप H2 प्लस I2 ले रहे हैं तो आप चाहे तो HI की डीकंपोजिशन से भी इक्विलिब्रियम हासिल कर सकते हैं और H2I2 को मिक्स करके भी इक्विलिब्रियम हासिल कर सकते हैं, ठीक है जी। क्वेश्चन है तो पूछें, आवाज आ रही सर वो सबको? जो, जी सर एक आपने वो जो 4th नंबर पे एक ग्राफ बनवाया था हमें, जिसमें आपने कहा था कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इनकी कंसंट्रेशन जो होती है कांस्टेंट हो जाती है, देन अगेन हमारे पास इक्वल हो जाती है। सर कांस्टेंट का मतलब तो पता लग गया, इक्वल का क्या मतलब यानी कि वो इक्वल का मतलब क्या होता है, मुझे ये बताएं। सर इक्वल ये तो पता लग गया ना कि हमारे पास सेम होता है, यानी 2 और 2 हाँ हो जी, गया, और तो बस ग्राफ ठीक की है, मदद से। ग्राफ की मदद से बताया नहीं, ये देखें, ये इक्वल होगी कंसंट्रेशन यहाँ पे, ठीक है। जी सर, ठीक हो गया। तो बात हम कर रहे थे कि इक्विलिब्रियम को दोनों साइड से अचीव किया जा सकता है, रिएक्टेंट वाली साइड से भी और प्रोडक्ट वाली साइड से भी, ठीक है। थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। इनिशियल कंसंट्रेशन का इक्विलिब्रियम पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इनिशियल कंसंट्रेशन का इक्विलिब्रियम पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। आप जितनी मर्जी इनिशियल कंसंट्रेशन ले लें, मैं समझाने की कोशिश करता हूं आपको। मिसाल के तौर पर मेरे पास N2 है प्लस 3H2 है और 2NH3 बनाते हैं,
ठीक है। अब इसकी इनिशियल कंसेंट्रेशन मैं ले रहा हूं जी 20 मोल, इसकी मैं ले रहा हूं 30 मोल, और इसकी इनिशियल क्या होगी, 0 होगी ना। जब कोई भी चीज इनिशियली मिक्स कर रहा हूं तो इसकी कंसेंट्रेशन क्या होगी, 0 होगी। प्रोडक्ट की, रिएक्टेंट की होगी ना इनिशियली। इक्विलिब्रियम की हालत पे कंसेंट्रेशन क्या होगी, देखिए अब इक्विलिब्रियम आना किस पे है, 1 पे आएगा इसका, और इसकी रेशियो क्या होगी, 0.5 होगी, और प्रोडक्ट क्या बनेंगे, 2 मोल। अब बात को समझिएगा कि इक्विलिब्रियम आप चाहे मैं 10 ले लूं यहाँ पे, इक्विलिब्रियम फिर भी इसी रेशियो पर आएगा। मतलब इक्विलिब्रियम इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। मिसाल के तौर पर समझते हैं, हमारा इक्विलिब्रियम आना है 1:2 पर, कि जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी हो, 1 हो, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कितनी हो, 2 हो, तब जाकर इक्विलिब्रियम आएगा। कैसी लिखेंगे हम, प्रोडक्ट कितना आएगा 2, रिएक्टेंट कितना आएगा 1, तो आंसर क्या आएगा 2। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम किस पर आ गया है, 1:2 पर आया ना। ये समझ नहीं आए तो बताएं किसी को। ठीक है, अब देखें मैं कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दूं, मैं लेट्स सपोज दोनों की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर देता हूं, कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दी, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 1 आर 5, 5 2 आर 10। अब भी इक्विलिब्रियम वही रेट पर आ रहा है, देखिए कैसे, 10/5 2 आ गया, फिर से आंसर सेम आ गया ना। तो मतलब आप कंसंट्रेशन जितनी मर्जी बढ़ा दे, कम कर दे, इक्विलिब्रियम अपनी सेम पोजीशन पर आएगा। देखिए 2 पर ही आया था, 2 पर ही आया था, इनिशियल पे डिपेंड नहीं करता। हाँ जी बताएं, किसी को समझ ना आई हो तो इस पॉइंट की। जी सर ये जो 1:2 है, ये आपने खुद ही अज्यूम हाँ किया जी, है खुद कि ही अज्यूम equilibrium- की है मैंने ये। ठीक है। ठीक है, सर आपने जहाँ पे 1 लिया, यहाँ पे हम 2 भी ले सकते हैं ना, हाँ जी, 2:2। ये तो कुछ भी ले सकते हैं, ये तो मैंने फर्जी चीजें ली है ना। कुछ समझ नहीं आई बात वो बताएं, कि मैंने 5 कंसंट्रेशन समझ दोनों आ की इंक्रीज कर दी है, इक्विलिब्रियम तो चेंज नहीं हुआ ना कंसंट्रेशन इंक्रीज करने से। एक तो ये बात आपके माइंड में आ गई जी, कंसंट्रेशन जितनी मर्जी इंक्रीज कर दे या डिक्रीज कर दे, इक्विलिब्रियम चेंज नहीं होगा। ठीक है, सर टाइम तो इंक्रीज हो जाएगा ना इक्विलिब्रियम का, किस चीज का, इक्विलिब्रियम का। इक्विलिब्रियम का टाइम हो सकता है इंक्रीज, क्योंकि कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहे हैं ना आप, तो टाइम चेंज हाँ हो जी सर। सकता है, वेरी कर सकता है। इक्विलिब्रियम जो है आपके पास वो उसी चीज पे आएगा, सेम कंसंट्रेशन पे या सेम रेट पे। ठीक है, ठीक है सर। तो ये तो थी इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। हमारा फोर्थ पोस्टुलेट है जी के व्हेन इक्विलिब्रियम अचीव्ड, तो जो कलर होता है वो चेंज नहीं होता। आपको पता है H2 प्लस I2 को जब मिक्स करते कलरलेस से क्या, कौन सा कलर शो करवाते हैं, पर्पल होता है, ऐसे ही होता है ना। जी सर, पर्पल पर्पल। जब 2HI बनता है, तो जब इक्विलिब्रियम आ जाता है तो कलर को क्या हो जाता है, पर्पल हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, चेंज तो नहीं होता जी। चेंज होता है कलर, नहीं होता ना। ठीक है, तो प्रेशर क्या बन जाता है, कांस्टेंट बन जाता है। जितनी भी फिजिकल प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाती, डेंसिटी हो गई, ये भी कांस्टेंट हो जाती है। और लास्ट पॉइंट हमारा जो है कि लास्ट सेकंड लास्ट के इक्विलिब्रियम जो होता है क्लोज्ड वेसल में अटेन होता है। क्यों, क्योंकि क्लोज्ड वेसल में सर आपके पास कंडीशन सेम होती हैं। अगर आप कंडीशन चेंज करते हैं तो इक्विलिब्रियम भी क्या कर जाएगा, चेंज कर जाएगा या नहीं करेगा, बताएं। हाँ जी, तो इसलिए कहते हैं क्लोज कंटेनर यूज करें इक्विलिब्रियम अगर आपने अचीव करवाना है तो। ठीक है, और लास्ट पॉइंट है कैटालिस्ट जो होता है हमारा, ये स्पीड अप कर देता है किसको, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को, और दूसरा रेट ऑफ रिवर्स, दोनों को स्पीड अप कर देता है। ये हमें प्रोवाइड करता है, जल्दी इक्विलिब्रियम अचीव करवाता है, लेकिन ये ना तो पोजीशन को चेंज करता है इक्विलिब्रियम की, ये बात याद रख ले, और ना ही ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को चेंज करता है। इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या है और ये मैं आपको बता दूंगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, ये दोनों को चेंज नहीं करता। सर कंसंट्रेशन वाला पॉइंट दोबारा बता दें कि कंसंट्रेशन किस तरह सेम रहेगी। किस चीज की कंसंट्रेशन सेम रहेगी, वो इनिशियल सर ये कंसंट्रेशन बताया ना। देखिए
आपके पास एक रिएक्टेंट था H2 + 3H2, ठीक है, आपने बना लिया 2NH3। अब मैं कहता हूं कि ये रिएक्टेंट की रेशो 1 हो और इस प्रोडक्ट की रेशो 2 हो, तब जाकर इक्विलिब्रियम आएगा, यानी के सी किसके इक्वल होगा 2/1 के, तो 2 पर आएगा इक्विलिब्रियम। समझ आ रही बात की? अब मैं इसकी कंसंट्रेशन 1 से 5 बना देता हूं, तो प्रोडक्ट कितने हो जाएंगे? ऑटोमेटिकली 10 हो जाएंगे, क्योंकि 2 बन रहे हैं ना प्रोडक्ट। अगर रिएक्टेंट 1 कंज्यूम होता है, प्रोडक्ट कितने बन रहे हैं? 2 मोल। समझ आ रही है या नहीं आ रही? ठीक है, तो 10 हो जाएंगे। अब इक्विलिब्रियम किस पे आएगा? देखें फिर, K = 10/5 किस पे आया है? 2 पर। तो इनिशियल कंसंट्रेशन बढ़ाने से इक्विलिब्रियम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता जी। अब समझ आई बात की? जी सर। तो ये कैटालिस्ट की बात कर रहे थे हम, बात करते हैं कैटालिस्ट क्या होता है। आपने जाना है, ये हमारे पास पाकिस्तान है, ठीक है, पाकिस्तान से आपने जाना है साउथ अफ्रीका, ठीक है, साउथ अफ्रीका में जाना है आपने। कैसे जाएंगे आप? यहां से यहाँ पे जाएंगे ना जी, ऐसे ही जाएंगे, या कोई और वे तो है नहीं आपके पास? है कोई और वे? नहीं है, लेकिन कैटालिस्ट में लगा देता हूं यहाँ पे। कैटालिस्ट क्या करता है? दरमियान का कोई रास्ता बना देता है आपके पास। कैटालिस्ट कहता है आप यहां से चले जाओ। समझ आ रही बात की या नहीं आ रही? तो कैटालिस्ट क्या करता है? एक अल्टरनेट पाथ प्रोवाइड करता है। अल्टरनेट पाथ। देखिए ऊपर वाली एनर्जी तो ये डिक्रीज कर गया, कैटालिस्ट क्या कर देता है? फॉरवर्ड की भी डिक्रीज उतनी कर दी और रिवर्स की भी उतनी कर दी। देखें, लेकिन पाथ क्या कर दिया? नया पाथ प्रोवाइड कर दिया। तो कैटालिस्ट क्या करता है? एक न्यू पाथ प्रोवाइड कर देता है। इसकी समझ आई या नहीं आई? हाँ जी, जी सर। ठीक है। तो ये कैटालिस्ट का इफेक्ट था। अब हम आगे बात करते 8 इक्विलिब्रियम। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं। 8 इक्विलिब्रियम, गिब्स फ्री एनर्जी, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, चेंज इन, ये पूछा जाता है एमसीक्यूज पेपर में। गिब्स फ्री एनर्जी बिकम्स इक्वल टू 0, ठीक है। इंट्रोपी जो हो जाएगी मैक्सिमम हो जाएगी, ठीक है, मैक्सिमम हो जाएगी। क्या मतलब है? गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है? गिब्स फ्री एनर्जी वर्क होता है। अब बताएं कि इक्विलिब्रियम पे क्या कोई रिएक्टेंट जा रहे होंगे प्रोडक्ट में? जा रहे होंगे ना, या नहीं जा रहे होंगे जी? Yes, जा बताएं। रहे होंगे। और प्रोडक्ट सर किस में, जा रहे होंगे। प्रोडक्ट्स भी प्रोडक्ट किस में जा रहे होंगे? रिएक्टेंट में। तो मतलब जितना Reactant में। चेंज वो जा रहा है रिएक्टेंट में और जितना प्रोडक्ट में आ रहा है वो सेम ना होगा? यस सर। तो गिब्स फ्री एनर्जी क्या आती है? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, तो टोटल क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। समझ आ रही बात की? ठीक है, तो गिब्स फ्री एनर्जी 0 हो जाती है जी। और इंट्रोपी क्यों नहीं 0 होती? हालांकि इसे भी 0 होना चाहिए। नहीं जी सर, ऐसे नहीं होता। ये क्या कहते हैं इंट्रोपी? देखे मेरे पास ये मॉलिक्यूल ऑर्डर में थे, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल बड़े ऑर्डर में थे, मैंने जनाब इनका रिएक्शन करवा दिया, ये ऐसे आ गए हैं, गैस में चले गए हैं, लेट्स सपोज लिक्विड थे। अब देखे और इक्विलिब्रियम आ गया हमारे पास, ठीक है। अब देखे यहां से यहां जाते वक्त इक्विलिब्रियम पर इनकी एंट्रोपी इंक्रीज हुई है डिक्रीज हुई है जी? हाँ जी, सर इंक्रीज। इंक्रीज होगी। तो Entropy इक्विलिब्रियम increase वो हुई। पोजीशन होगी जहां पे एंट्रोपी क्या कर जाती है? इंक्रीज कर जाती है, ठीक है। गिब्स सर फ्री ये आपने एनर्जी कैसे बताया है? होती है जी। इंट्रोपी का कैसे किया है? इंट्रोपी आपके पास लिक्विड था, जी लिक्विड सर, में लिक्विड करीब से करीब होते गैसियस हैं, में गया, ठीक है। ठीक है। जी एग्जाम्पल कोई भी आप ले सकते हैं, इन आपको समझाने के लिए कोई भी एग्जाम्पल ली जा सकती, ठीक है। अच्छा जी, वो पूछ रहे इंट्रोपी क्या होती है? गिब्स फ्री एनर्जी प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होती है जी, ठीक है। गिब्स फ्री एनर्जी ऐसे ही होती है, ठीक है। और इंथाल्पी भी यही होती है। लेकिन गिब्स फ्री एनर्जी और इंथाल्पी में बहुत बड़ा फर्क है, वो मैं आपको थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ाऊंगा, ठीक है।
गिब्स फ्री एनर्जी भी, गिब्स फ्री एनर्जी तो हम इसे में क्यों डिस्कस करें, हम थर्मोडायनेमिक्स में बताएंगे, आपको बहुत अच्छे से बताएंगे, इस पे इसकी डेरिवेशन भी करेंगे। ठीक है, अब हम चलते रिलेशन बिटवीन केसी एंड केपी। ये बहुत आसान रिलेशन है, इसका फार्मूला मैं डायरेक्ट आपको लिख कर दे रहा हूं, किसी भी बुक से आप डेरिवेशन देख सकते हैं। केसी आर टी डेल एन जी। अब यहाँ पे जी मैंने क्यों लगाया, कोई बता सकता है जी? यहाँ पे सर गैसेस के लिए। हाँ जी, ये गैसेस को शो कर रहा है कि आपने ऐसे नहीं किसी के भी मोल्स ले लेने हैं, आपने सिर्फ गैसेस के मोल लेने हैं। ठीक है, अब ये जो केपी किसके लिए लिखते हैं हम, जब हमारे पास रिएक्टेंट क्या हो। सर ये इक्वेशन किसकी है? ये बता रहा हूं आपको, जब ये केपी हम लिखते हैं जब आपके पास गैसियस के रिएक्टेंट हो, गैसियस के रिएक्टेंट हो, समझ आ रही बात की? जब आपके पास गैस वाले रिएक्शन हो तब क्या लिखेंगे हम, केपी लिखेंगे। ठीक है, अब ये रिलेशन है केपी और केसी के दरमियान, केपी एंड केसी के दरमियान क्या रिलेशन है? केसी क्या होता है जी? केसी तो होता है कोई लिक्विड टर्म को शो करवाने के लिए, ठीक है, लेकिन केपी किसके लिए होता है? गैस के लिए। लेकिन जब आपके पास रिएक्शन में लिक्विड भी हो और गैस भी हो तब आप क्या करेंगे? तो आपको ये रिलेशन की जरूरत पड़ेगी। समझ आ रही बात की या नहीं आ रही जी? हाँ जी समझ बताएं। आ गई। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम डेल एनर्जी क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, ऐसे होगा या नहीं होगा? ठीक है, अब यहां से एमसीक्यूज बहुत पूछे जाते हैं पीपीएससी के क्वेश्चन में सर ये लिक्विड और गैस दोनों के लिए यूज हो रही है? हाँ जी, कॉन्टेक्ट जब लिक्विड का गैस के साथ हो। ठीक है, जब ये इक्वेशन तब ही यूज होगी जब आपके पास वन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, एट लीस्ट वन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल क्या होना चाहिए, गैस हो। ठीक है, ये तब इक्वेशन यूज होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो इसके लिए तीन क्वेश्चन होते हैं कि केपी कब इक्वल होगा केसी के, इस इक्वेशन से बताने होते हैं हमने। केपी इज इक्वल टू केसी आर टी की पावर डेल एन जी। ठीक है, ये हमने बताना होता है। तो केपी ग्रेटर कब होगा केसी से और केपी लेस कब होगा केसी से, ये आप बताएं। देखिए केपी इक्वल होगा केसी के कब, जब डेल एन क्या हो, जीरो, जीरो होगा। क्योंकि किसी की पावर जीरो होगी तो वन हो जाएगा, वन होगा तो ये हमारे पास केसी केपी के इक्वल आ जाएगा। अब देखिए केपी ग्रेटर कब होगा केसी से, जब प्रोडक्ट के मोल ग्रेटर हो, जब प्रोडक्ट के मोल क्या हो, जी से ज्यादा हूँ। ठीक है, प्रोडक्ट के मोल क्या हो, ज्यादा हो। आप फार्मूले से भी देख सकते हैं। ठीक है, और जब रिएक्टेंट के मोल क्या हो, ज्यादा हो, तो ये ग्रेटर होगा केसी। इसकी समझ नहीं आई तो बताएं, आ गई समझ इसकी जी? सर एक दफा रिपीट। ये मीटिंग एंड होने वाली, आप दोबारा से ज्वाइन करें, हम दोबारा समझाते हैं।